टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हो बट ये वीडियो जरूर देखकर जाना। हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद करनी है। टर्म इंश्योरेंस जो है इट्स अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो आप लोग लेते हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि फैमिली कोई भी ऐसा कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस होता है जहां पे जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का उनकी डेथ होती है, तो उसके लिए आपका टर्म इंश्योरेंस ली जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 20 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी और आपकी पर्सनल फाइनेंस की जितनी भी क्वेरीज है वो आंसर हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले बात करेंगे थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग टर्म इंश्योरेंस। सो पहला, जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं आप रैंडम कवर नहीं लेंगे, मतलब कवर आप कैलकुलेट करेंगे कि एडिक्वेट कवर आपके लिए कितना है। सो जो आपके लिए कवर चाहिए वो मेरे लिए नहीं चाहिए, मतलब इट विल बी डिफरेंट, वन साइज डजंट फिट ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड कवर है जो हर कोई ले सकता है। तो कवर कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे सिंपल मेथड है थंब रूल जो हम अप्लाई करते हैं, विच इज बेसिकली इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। जितनी भी आपकी इनकम है उससे 10 to 15 टाइम्स तक का आप कवर लेंगे। मान लीजिए आपकी 10 लाख अगर इनकम है तो 10 से 15 गुना होता है 1 से 1.5 करोड़ का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। प्लस अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज हैं, कोई घर का लोन चल रहा है, कार का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी भी तरह का एजुकेशन लोन है, कोई भी लोन चल रहा है उसमें वो ऐड करेंगे। 10 लाख का अगर हम 15 टाइम्स लेते हैं वो है 1.5 करोड़। और मान लीजिए 50 लाख का लोन चल रहा है तो 2 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए आज की डेट में, विच इज एडिक्वेट कवर इन सच अ सिनेरियो। दूसरा, जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आप प्रपोजल फॉर्म है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उनको प्रपोज कर रहे हैं कि मैं आपकी पॉलिसी लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूँ, प्रपोजल फॉर्म आप खुद ही फिल करें। अगर कोई और भी फिल कर रहा है तो उसको टैली जरूर करें, उसको क्रॉस चेक जरूर करें कि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज हो। तो ये गलती ना करें कि प्रपोजल फॉर्म किसी और ने भर दिया और आपने चेक भी नहीं करा। थर्ड पॉइंट, मेडिकल हिस्ट्री जो है, जो प्रपोजल फॉर्म में मेडिकल हिस्ट्री आपको फिल करनी है वो बिल्कुल करेक्ट फिल करें, कोई भी डिविएशन ना करें। जो भी आपकी हिस्ट्री है, जो भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई पास्ट ऐसी हिस्ट्री है कि लॉन्ग स्टैंडिंग आपका कोई ट्रीटमेंट चला हो, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। फोर्थ, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो स्मोकर नॉन स्मोकर प्रीमियम अलग होता है। इसके पीछे लॉजिक है बिकॉज वो इंश्योरेंस कंपनी ने उस हिसाब से एक्चुअरियल कैलकुलेशन करी है प्रीमियम्स की कि स्मोकर का प्रीमियम ज्यादा है, नॉन स्मोकर का कम है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से, अगर आप स्मोकर हैं तो गो फॉर स्मोकर प्रीमियम ओनली, अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो नॉन स्मोकर प्रीमियम लीजिए, सो दैट फ्यूचर में क्लेम्स के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा प्रीमियम्स में, बट फ्यूचर में क्लेम अगर डिनाई हो सकता है। मान लीजिए आप स्मोकर थे और आपने नॉन स्मोकर प्रीमियम लिया है तो फ्यूचर में क्लेम्स डिनाई हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप सही इंफॉर्मेशन पे ही पॉलिसी लें, सिर्फ प्रीमियम कम करने की वजह से गलत डिस्क्लोजर्स ना दें। नेक्स्ट है आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होती है। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो एक तो आपकी हेल्थ देखी जाती है, मतलब मेडिकल अंडरराइटिंग होती है, आपके टेस्ट भी होते हैं। दूसरा होता है कि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, कि आप फाइनेंशियली एलिजिबल हैं पॉलिसी के लिए कि नहीं है। आपकी इनकम देखी जाती है, क्योंकि मैंने बोला इनकम रिप्लेसमेंट होता है टर्म इंश्योरेंस, तो इनकम देखी जाती है, उसके बेसिस पे आपका मैक्सिमम सम एश्योर्ड डिसाइड करती है या कंपनी आपको कवर देती है। तो इसलिए अपनी इनकम और अपने जो इनकम प्रूफ्स हैं वो सही से दीजिए और उसी हिसाब से अपना टर्म इंश्योरेंस आप लीजिए। नेक्स्ट इज अदर इंश्योरेंस डिक्लेरेशन। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि आपकी पहले कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही हैं, चाहे वो LIC से पॉलिसी है, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, जो भी पॉलिसीज हैं वो बतानी जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, उसी से फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की जाएगी। मान लीजिए आपकी 50 लाख की पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, अब आपकी अंडरराइटिंग के हिसाब से आपकी लिमिट बनती है कि 1.5 करोड़ की आप पॉलिसी ले सकते हैं, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटीज 1.5 करोड़। अब हम यहाँ पे 1.5 करोड़ न्यू कंपनी पे पॉलिसी अप्लाई कर दें बिना बताए कि पहले आपकी 50 लाख की पॉलिसी चल रही है। न्यू कंपनी आपको 1.5 करोड़ की पॉलिसी दे देगी। कोई क्लेम आ गया तो वहां पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि आपकी तो एलिजिबिलिटी 1.5 की बनती नहीं थी, 1 की और बनती थी। 50 आपने ऑलरेडी लिया है, 1 आप और ले सकते थे, लेकिन आपने 1.5 और ले लिया बिना बताए कि आपकी एग्जिस्टिंग एक 50 लाख भी चल रही है। तो टोटल जो सम एश्योर्ड अंडर कंसिडरेशन आ गया वो 2 करोड़ आ गया, 1.5 न्यू एंड 50 लाख ओल्ड। तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन रेज करेगी और क्लेम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अदर इंश्योरेंस डिक्लेरेशन देना ना भूलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MWPA। अगर आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट अपनी पॉलिसी में लेना चाह रहे हैं, अगर आप मैरिड मेल हैं और पॉलिसी में अपनी चाहते हैं कि फीमेल और बच्चों को ही, वाइफ और बच्चों को ही बेनिफिट मिले, तो उसके लिए MWPA एक्ट के अंडर आपको पॉलिसी लेनी होगी। वो पॉलिसी लेते टाइम ही, लेने से पहले ही आपको डिसाइड करना है। पॉलिसी लेने के बाद ये चेंजेस नहीं हो सकते। MWPA के बारे में और डिटेल्स जानना चाहें तो हमारी डिटेल वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे। सो MWPA बेसिकली इज नथिंग, आपका एक श्योरिटी हो जाती है कि जो क्लेम अमाउंट है वो
वाइफ को और बच्चों को ही जाएगा। नोबडी कैन कॉन्टेस्ट इन दैट क्लेम, कोई भी काउंटर नहीं कर सकता, कोई क्रेडिटर, कोई कोर्ट केस में वो वाली पॉलिसी अटैच नहीं की जा सकती। तो इसलिए इट्स बेटर दैट यू गो फॉर MWPA एक्ट। सो ये तो कुछ चीजें थी जो आपको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखनी है। अब कुछ चीजें हैं जो टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद आपको देखनी है। पॉलिसी आ गई आपके पास, अब आपको क्या क्या चीजें देखनी है। आपको अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बंद नहीं रखनी है, अलमारी में नहीं रख देनी कि पॉलिसी आ गई चलो हो गया काम, नहीं, उसको देखना है, खोलना है और देखना है। उसमें आपको चेक करना है बेसिक डिटेल्स आपकी कि करेक्ट फिल्ड हैं कि नहीं, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मेंशन की गई थी, सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म, वो सही मेंशन्ड है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। दूसरा, आपको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है कि मेरी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। मान लीजिए आपने अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को नॉमिनी करा है या आपने अपने हस्बैंड को नॉमिनी करा है और उनको पता ही नहीं कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो जब अगर डेथ होती है तो उनके वो पैसा काम ही नहीं आने वाला। तभी आप देखते हैं ना कि ऐसे कितना अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज के पास, देयर इज नो वन टू क्लेम, बिकॉज कोई घर वालों को पता ही नहीं कि वो पॉलिसी है नहीं है, इसलिए वो क्लेम करने आए नहीं। तो इसलिए आपको अपनी इमीडिएट फैमिली को बताना चाहिए ये, और स्पेशली जो नॉमिनी है, बेनिफिशियरी है, उनको पता होना चाहिए कि आपकी ये पॉलिसी है। साथ में उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी पता होना चाहिए, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, हु टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, कहाँ पे उनका ऑफिस एंड सो ऑन, ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ आपको शेयर करनी जरूरी है। दूसरा, आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है। अगर आपने कोई मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज की थी, क्या वो आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है, क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो प्रपोजल फॉर्म में थी वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है कि नहीं है, प्रपोजल फॉर्म साथ में लगा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वेल फैक्टर्ड इन है, वेल रिकॉर्डेड है कि नहीं है। और ऐसे ही अगर आपने स्मोकर प्रीमियम पे किया तो क्या स्मोकर मेंशन्ड है, नहीं है, तो उसको ठीक करवाइए। एंड अगर आपको कुछ भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी लगती है पॉलिसी में, या आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई आपसे बतानी, आप बताना चाहते थे नहीं बताई या रह गई, तो वो आप इंश्योरेंस कंपनी को बताइए। और आपको ये भी पता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड आपको मिलता है 30 डेज का। अगर आपको पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं है, आप पूरी पॉलिसी गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद आ रही, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको शायद पहले नहीं पता थी और बाद में आपको पता लगी आफ्टर गोइंग थ्रू द फाइन प्रिंट, तो आप वो पॉलिसी कैंसिल भी करा सकते हैं। फ्री लुक में आप कैंसिल करा सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाती है और आपको रिफंड मिल जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए पॉलिसी लेने से पहले और पॉलिसी लेने से बाद। ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा उन लोगों के साथ जो टर्म इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट वो सही डिसीजन ले पाएं। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी ले चुके हैं तो आफ्टर वाले पॉइंट्स तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या आपने क्या डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड ऑन टर्म इंश्योरेंस। बिफोर एंड आफ्टर बाइंग टर्म इंश्योरेंस आपको क्या क्या करना है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलती रहे। कुछ भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहें, कुछ आप बताना चाहें कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, वो भी बताइएगा। वील ट्राई टू ब्रिंग वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।